और आज के इस कार्यक्रम में मैं मंच सौंपता हूँ एक बार पुनः स्वागत करते हुए आपका स्वागत करते हुए मैं मंच सौंपता हूँ अपने दोस्त ईधांत जी को। उससे पहले मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आर्य सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, और आदरणीय श्री श्याम पल्लट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए आदरणीय गंगा आर्या जी, और इस कार्यक्रम में जुड़े ब्रिजमोहन जोशी जी और दीपक सिंह जी हमारे बीच जुड़े हैं। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक खंडवा मध्य प्रदेश से, गंगा जी हमारे बीच जुड़े हैं, कौस्तुभ पाठक जी हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे इस कार्यक्रम में रेखा वर्मा जी हम जुड़े हैं, और सुमित श्रीवास्तव जी, उमेश जोशी जी। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा। और आज के इस कार्यक्रम में हम जैसे मैंने पहले बताया पक्ष विपक्ष में अपनी बात रखेंगे। और आज हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की पूर्व बेला पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में मैं जो विषय दिए हैं वो भी कहीं इससे मिलते जुलते हैं। तो मैं अपने सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों से निवेदन करूंगा कि हमें अपने विषय पर कुछ न कुछ बोलने का प्रयास करना है, सोच समझ के बात करनी है। इसलिए विषय पहले नहीं दिया जाता है कि हम कुछ सोच समझ के बोलने का प्रयास करेंगे। तो कल हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कल हमने परिचर्चा रखी है, और तो आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की पूर्व बेला पर मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त ईधांत जी को संचालन के लिए। स्वागत है ईधांत जी आपका। जी नमस्कार, मैं ईधांत जोशी, कक्षा 6 का छात्र, योगेश जोशी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल देवीधुरा चंपावत उत्तराखंड से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस कार्यशाला में। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं ईधांत जोशी, कक्षा 6 का छात्र, योगेश जोशी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल देवीधुरा चंपावत उत्तराखंड से। मेरे पिताजी का नाम श्री ब्रिजमोहन जोशी है, व मेरी माताजी का नाम श्रीमती गीता जोशी है। अब मैं स्वागत करता हूं आज के मुख्य अतिथि श्री गोपाल सिंह मेहरा जी। आप प्रधानाचार्य हैं सरस्वती शिशु मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय देघाट अल्मोड़ा से। और आज के विशिष्ट अतिथि हैं कुमारी सृष्टि आर्या जी, कक्षा 7 से हैं। दीदी हैं कुमारी अंशदीप कौर, कक्षा 8 से नानक मत्ता से हैं। तो अब बात आती है मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा। जब मैं क्लास 4th में पढ़ता था तब मेरे पिताजी एक बार मेरी दीदी की शादी में अल्मोड़ा आए हुए थे। तब हमारे विद्यालय में बाल प्रहरी नामक पत्रिका पहले से आती थी, जिसपे किरौला जी का पता भी लिखा था। पापा किरौला जी से मिले और तब से मैं बाल प्रहरी के कार्यक्रमों में सहभागिता कर रहा हूँ, और आज मेरा यह संचालन का चौथा अवसर है। इससे पहले मैं 3 बार संचालन कर चुका हूँ। और अब मैं आज के विशिष्ट अतिथि कुमारी अंशदीप कौर जी, कक्षा 8 नानक मत्ता से, क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ कुमारी सृष्टि आर्या जी, क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? जी भाई मैं उपस्थित हूँ। जी आप दोनों का विषय है भूत होते हैं वे हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इस विषय पर मैं विपक्ष में बात रखने के लिए सृष्टि आर्या जी का आमंत्रित करता हूँ। आप आए वो अपनी प्रस्तुति दें। जी भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे के चरण स्पर्श करती हूँ। सबसे पहले मैं नमन करती हूँ आज के मुख्य अतिथि श्री गोपाल सिंह मेहरा जी को। आप सरस्वती शिशु उत्तर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं और हमारे बीच देघाट अल्मोड़ा से हैं। आपका मैं स्वागत करती हूँ। आज के विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन कुमारी अंशदीप कौर जी, जो कक्षा 8 की छात्रा है। मैं आपको नमन करती हूँ। आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बहन कुमारी नताशा चंद जी,
जो कक्षा 7 की छात्रा हैं, नानक मत्ता से आपका मैं स्वागत करती हूँ। आज का कुशल संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई श्री ईधांत जोशी जी, जो कक्षा 6 के छात्र हैं, चंपावत से, आपको मैं नमन करती हूँ। श्री आकाश सारस्वत सर, आप उपनिदेशक हैं शिक्षा विभाग में और हम बच्चों के बहुत अच्छे मार्गदर्शक भी। आप अल्मोड़ा से हमारे बीच हैं। श्री श्याम पलट पांडे सर जी, जिनको हम सभी अपना रोल मॉडल के रूप में लेते हैं और जो हमें बहुत सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। आप बाल प्रहरी के संरक्षक हैं तथा हमारे बीच जुड़े हैं अहमदाबाद गुजरात से श्री अशोक कुमार नेगी सर जी, जो हम बच्चों का हमेशा उत्साहवर्धन करते हैं चैट बॉक्स के माध्यम से और अपने भाषण के माध्यम से, और हमें बहुत सी जानकारियां देते हैं हर विषय पर। आप हमारे बीच जुड़े हैं खंडवा मध्य प्रदेश से श्री उदय करोला सर जी, जिन्होंने यह बाल प्रहरी मंच का निर्माण किया और हमें इतना अच्छा मंच प्रदान करा अपनी अभिव्यक्ति अलग अलग रूप में देने में। और बेशक ही इस बाल प्रहरी मंच से हम बच्चों का बहुत विकास हो रहा है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आप बाल प्रहरी के संपादक हैं। मीटिंग में जुड़े सभी अभिभावक व सभी प्रतिभागी, मैं आप सभी को नमन करती हूँ। मेरा नाम सृष्टि आर्य है। मैं ब्लू बेस्ट पब्लिक स्कूल की विद्यार्थी हूँ तथा कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं झांसी उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। आज वाद विवाद कार्यशाला में अपनी प्रस्तुति दूंगी। मेरा विषय है भूत होते हैं और वे हमें नुकसान पहुंचाते हैं और मुझे विपक्ष में बोलना है। जी, क्या मैं सही बोल रही हूँ ईधांत जोशी जी? जी, आपका विषय यही है कि भूत होते हैं, वे हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जी, अपने विषय में मैं विपक्ष में प्रस्तुति दूंगी। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे मतलब सभी लोग मूवीज देखते हैं और बहुत सारे टीवी सीरियल्स भी देखते हैं जिसमें भूतों का अक्सर जिक्र किया जाता है कि भूत होते हैं और वे हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और बहुत सारे बच्चे इन टीवी सीरीज को देख के और इन मूवीज को देख के डरने लगते हैं रात को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे आसपास कोई भूत नामक चीज नहीं होती और भूत नामक चीज सिर्फ एक इल्यूजन है जो कि हमारे आगे इल्यूजन एक बना दिया गया है, लेकिन भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये हम सभी को ये बात समझनी होगी कि टीवी सीरीज अपनी जॉब कर रहे हैं और वो अपनी जॉब के मुताबिक ये टीवी शोज बनाते हैं जिनसे लोगों को इंटरेस्ट आए, लेकिन असल जिंदगी में और मूवीज की दुनिया में बातें बहुत अलग होती हैं। इससे अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो हम कई बार देखते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है तो वे भूत बन जाते हैं और हर जगह घूमते हैं, अलग अलग जगहों पर, खासकर पुरानी जगहों पर जैसे किले हो जाते हैं। तो लेकिन हमें एक लॉजिक लगाना चाहिए कि अगर भूत होते हैं तो हमें कभी दिखे क्यों नहीं है। और अगर जैसे कि बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स होते हैं जो कहते हैं कि हमने भूत देखा है और वह भूत अक्सर कब्रिस्तान में घूमता है 500 सालों से या 400 सालों से, लेकिन हमें ये अपना थोड़ा विवेक इस्तेमाल करना चाहिए कि वो जो चीज बोल रहे हैं वो सही कैसे हो सकती है। हमने कभी भूत तो देखा नहीं है। और कुछ जैसे कि बहुत बार ऐसी मूवीज देखने बाद कभी कभी हम जब रात को सोने जाते हैं और थोड़ा थोड़ा अगर दरवाजा थोड़ा अपने आप खुलने लगता है तो हम थोड़े डर जाते हैं कि शायद वही भूत आ गया है मूवी में से। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वह भूत आप ही के घर में आए? और भूत ऐसी चीजें नहीं कर सकता। हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य के हाथ में ही हर चीज होती है। हम ही इस दुनिया को शेप देते हैं और भूतों का इस दुनिया में कोई भी रिलेशन नहीं है। बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जैसे कि उनके पास एक हीट डिटेक्टर मशीन होती है कि वे उस कैमरे को ले जाते हैं अलग अलग जगह पे और उस कैमरे में हम देखते हैं कि वहां पर रेड, ऑरेंज और येलो कलर से अलग अलग टेम्परेचर दिखाए जाते हैं
और उस कैमरे में हम देखते हैं कि कुछ फुटस्टेप्स भी होते हैं, जो जैसे कि अगर हम रेत में चलते हैं तो हमारे फुटस्टेप्स आ ही जाते हैं, प्रिंट हो जाते हैं। लेकिन उन मूवीज में जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो येलो कलर, ऐसी कुछ ब्लू, ऐसी कुछ कलर के होते हैं। तो वो फुटप्रिंट्स अक्सर ऐसा होता है कि कुछ जब उस कैमरे में हम देखते हैं, इस कैमरे का ये लॉजिक होता है कि ये कैमरा हमें ये दिखाता है कि कौन सी जगह पे कितना टेम्परेचर है, और अगर कोई व्यक्ति उस जगह पे चलेगा तो जाहिर है कि उसके फुटप्रिंट्स छप जाएंगे और उस कैमरे से हमें वो साफ साफ दिखते हैं। और वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं यहाँ पर कोई बैठा था, यहाँ पर कोई चल रहा था, और उसे हम भूत समझ लेते हैं। क्योंकि एक बात और, साइकोलॉजी में ये बात बहुत ही ज्यादा साफ है कि जो नेगेटिव चीजें होती हैं, नेगेटिव चीजों पर मनुष्य का ध्यान ज्यादा जाता है, बल्कि पॉजिटिव चीजों पे नहीं जाता। ऐसी बहुत सारी वीडियोस होती हैं जिसमें बताते हैं लोग, अलग अलग एक्सपर्ट्स, की भूत जैसा कुछ नहीं होता है। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस भी होती हैं जिसमें बताते हैं कि भूत होते हैं, लेकिन उन चीजों पे जो चीजें हमें यह बता रही है कि नहीं होते, उन चीजों पे हमारा ध्यान बहुत कम जाता है, बल्कि उन चीजों पर ज्यादा जाते हैं जो लोग हमें बताते हैं कि भूत होते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव चीज है और मनुष्य का दिमाग नेगेटिव चीजों के ऊपर ज्यादा आकर्षित होता है। और दूसरी बात हुई कि मूवीज में जैसे कि कभी हम कोई मूवी देख के आते हैं और अगर हम उस मूवी के लास्ट में देखें तो कई मूवीज में लिखा रहता है बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, ये सच्ची घटना से लिया गया है। लेकिन हम वो वर्ड नहीं देखते कि सच्ची घटना से लिया गया है, सच्ची घटना पर आधारित है बस, लेकिन पूरी सच्ची घटना पर नहीं है। अगर आप कोई भी मूवी ले लें जिसमें लिखा है कि ये सच्ची घटना से आधारित है, अगर आप उस सच्ची घटना को गूगल पे सर्च करेंगे तो वह सच्ची घटना में कुछ ऐसा हुआ होगा कि उस परिवार को किसी रात को किसी के चलने की आवाज आती थी, लेकिन फिर बाद में उस परिवार ने देखा कि ये सिर्फ कोई जानवर था और ये केस सॉल्व हो गया था। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि की मूवीज में लिखा रहता है ये सच्ची घटना पे आधारित है, तो इसी सच्ची घटना पे वे मूवीज बनाते हैं और ये सिर्फ आधारित रहती हैं, भूत जैसा कुछ नहीं होता है। और एक और थ्योरी है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर भगवान है तो भूत भी है, अगर कोई पॉजिटिव चीज है तो कोई नेगेटिव चीज भी है। अगर इस बात को लेकर बहुत सारे लोग पॉजिटिव होते हैं कि भगवान जी हैं तो फिर भूत भी होता है, अगर कोई पॉजिटिव चीज है तो नेगेटिव चीज भी होती है। लेकिन अगर भगवान जी हैं तो वे हमें जरूर ही भूत से बचाएंगे। अगर भगवान जी हैं तो उनकी प्रेजेंस में कोई भूत नहीं हो सकता। तो ये बात भी ध्यान देनी चाहिए कि अगर भगवान जी पे हम फोकस करते हैं तो ये भी फोकस करना चाहिए कि वे हमें भूतों से बचाएंगे, और अगर कोई पॉजिटिव चीज है तो वो नेगेटिव चीज का जरूर खात्मा करेगी। अगर किसी मनुष्य के अंदर अच्छाई है तो वह अच्छाई हमेशा बुराई से लड़ती है। तो हमें भूतों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। भूत जैसा कुछ नहीं होता, आत्माएं कुछ नहीं होती है। हाँ, हम मनुष्य के अंदर आत्माएं होती हैं, लेकिन वे आत्माएं कहाँ चली जाती हैं, कब चली जाती हैं, किसी को इस चीज का पता नहीं है। और ऐसी झूठी कहानियों पे आप विश्वास ना करें, इससे हमें बस डर लगता है। मुझे भी बहुत बार डर लगता है, मैं भी कभी कभी ऐसी मूवी देख लेती थी, मैं रात में सो नहीं पाती, लेकिन फिर जब थोड़ा सर्च कर लेती हूँ तो मैं आराम से सो जाती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बस आपको थोड़ी हिम्मत जतानी होगी, मतलब आपको भूतों पे विश्वास नहीं करना होगा, तो आपको भूतों का डर नहीं रहेगा और भूत हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप सभी का धन्यवाद मुझे ध्यान से सुनने के लिए। नमस्ते जी, धन्यवाद, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं इसके बाद आपके इसी ग्रुप के अगले साथी को आमंत्रित करता हूँ, कुमारी अंशदीप कौर, कक्षा 8 से। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ।
जी दीदी, आपका स्वागत है। आपका भी विषय है भूत होते हैं वे हमें नुकसान पहुंचाते हैं। आपको इस विषय पर पक्ष पे बात करनी है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अंशदीप कौर है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम नानंगमता पब्लिक स्कूल है। मैं नानंगमता उधम सिंह नगर उत्तराखंड में रहती हूँ। सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य अतिथि श्री गोपाल सिंह मेहरा जी, प्रधानाचार्य देघाट अल्मोड़ा से हमारे बीच जुड़े हैं। उनका मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की मेरी विशिष्ट अतिथि की साथी सृष्टि आर्या कक्षा 7 से उत्तर प्रदेश से हमारे बीच जुड़ी हैं। उनका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ एवं उनकी प्रस्तुति के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन नताशा चंद कक्षा 7 से नानंगमता से हमारे बीच जुड़ी हैं। उनका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एवं आज का सुंदर संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई इधान जोशी कक्षा 6 से चंपावत से हमारे बीच जुड़े हैं। उनको उनके सुंदर संचालन की हार्दिक बधाई एवं उनका भी मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एवं यहाँ पर उपस्थित श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। वे हमारा मनोबल बढ़ाते हैं यहाँ पे जुड़ के और सभी का यहाँ पे मार्गदर्शन करते हैं। उनको मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ पर और श्री आकाश सरस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, वह भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। उनका भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। पर उपस्थित डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, वे चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और जब उनकी टिप्पणी आती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, सबको भी बहुत खुशी होती है। और बाकी यहाँ पे उपस्थित सभी प्रतिभागी, अतिथिगण, शिक्षकगण, सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो आज वाद विवाद कार्यशाला है और मुझे इसमें विशिष्ट अतिथि बनाने के लिए श्री उदय केरौला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे ये सुनहरा अवसर प्रदान किया। मैं आज दूसरी बार विशिष्ट अतिथि बनी हूँ, तो उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मुझे पक्ष में बोलना है और मेरा विषय है भूत होते हैं और वे हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर हम आज की बात करें तो आज तो मानते हैं कि भूत होते हैं। मतलब अगर विज्ञान की सोच से देखा जाए कि भूत नहीं होते हैं, विज्ञान कहता है पहले देखो फिर मानो। पर अगर हम उसको छोड़ के अगर हम गांव में आ जाते हैं तो गांव में ये माना जाता है कि भूत होते हैं। उन्होंने कभी देखे तो नहीं होंगे पर भूत होते हैं, वो कहते हैं कि भूत होते हैं। और ये भूत की मतलब ये शुरू कहाँ से हुआ? कई जने कहते हैं ना कि मतलब बहुत हमने स्कूल में भी सुना है और हमें टीचर्स भी बताते हैं कि जब कोई भी भविष्यवाणी या कोई भी चीज, कोई भी कविता या कोई भी कहानी जब उत्पन्न होती है वो आदि काल से होती है। अगर हम पहले के समय में जाए ना तो तब क्या होता था, तब ऐसे ही कहानियां बनाई जाती थी और वो अगली से पीढ़ी पर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती थी। और अब हम इस मतलब आजकल देखें तो आजकल ये भूतों का मतलब बहुत ज्यादा हो गया है गांव में। मैं भी गांव में रहती हूँ, मैंने भी अपने बड़ों से बहुत बार ऐसे भूतों की कहानियां सुनी है कि ऐसे भूत होते हैं, ऐसे बहुत सारे जो मतलब मानव है उनको मार दिया है, ऐसे आत्मा यहाँ पे फिरती रहती हैं, पेड़ों पर बैठी होती हैं, ऐसा बहुत मतलब कहते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। और पर विज्ञान ये कहता है कि भूत होते नहीं है। पर अगर मेरा विषय पक्ष में है तो मैं पक्ष में बोल रही हूँ कि भूत होते तो नहीं है पर फिर भी ये मानते हैं कि भूत होते हैं। और यहाँ पे तो मतलब गांव में यहाँ पे मेरे दादाजी है ना, वो मुझे बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं भूतों की। जैसे एक उन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी कि ना एक बंदा था, वो ना पेड़ पर चढ़ा था, वो पेड़ काट रहा था
और ना ऊपर वहां पे ना भूतनी बैठी थी, उसने उसको धक्का दे दिया और जो जिससे वो कुल्हाड़ी से काट रहा था उसकी यहाँ पे लगी तो वो मर गया। ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियां वो मुझे सुनाते हैं और डर भी लगता है। अभी मेरा भाई है ना, छोटा 4th क्लास में पढ़ता है, वो ना उसको इतना डर लगता है, इतना डर लगता है, पता नहीं, मतलब जब वो बचपन में ना, जब उसको ऐसी कहानियां सुनाई गई और हमने टीवी सीरियल्स में भी देखा वहां पे, तो बच्चे ना डरने लग जाते हैं। और ना मेरा भाई है, इतना डरता है, पता है, रात को बाहर भी नहीं निकलता है। तो इतना बहुत ज्यादा, मतलब बच्चों के मन में बहुत ज्यादा डर पैदा हो जाता है कि भूत होते हैं और वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। अगर अगर भूत होते हैं ना तो भगवान जी भी होते हैं। और ना जब जब ना कहीं भी बाहर जाएंगे, भगवान जी मुझे, भगवान जी बचा देना, भगवान जी ऐसे ऐसे करके जाएंगे। और ना मतलब इतना, मतलब मजा आता है, मतलब हंसी टाइप की आती है जब ऐसा करके जाते हैं। और मेरे भाई की बात तो छोड़ो, मैं खुद ऐसा करती हूँ कभी कभी। अगर मुझे कभी कभी डर लगता है ना कि अगर भूत होते हैं, ऐसा हमारे मन में आ गया, उसको मतलब अगर हम चाहें कि उसको हम अपने मन से निकाल दें, पर फिर भी वो हमारे मन में रहेगा। जैसे अब बचपन से ही हमारे मन में डाला गया है कि भूत होते हैं, होते हैं, होते हैं, तो हम वो उसको मानने लग जाते हैं। अगर हम उसको अपनी डेली लाइफ में सुनते रहे कि भूत होते हैं, भूतों से ऐसी घटना हो गई, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो वो हमारे मन में एक डर पैदा कर देता है। अगर हम और एग्जाम्पल लें, जैसे यहाँ पे होता है ना कि अगर कोई घटना हो गई, जैसे हाईवे है, यहाँ पे कोई घटना हो गई, तो उसके बाद डर सा पैदा हो जाता है कि अगर हम हाईवे पे जाएंगे तो हमारा भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसा, तो बहुत संभल के जाते हैं और डर पैदा हो जाता है। वैसे ही अगर हम भूतों के बारे में हम बात करते रहते हैं तो हमारे मन में भी एक जो डर है वो पैदा हो जाता है और हम उसको मानने लग जाते हैं। तो तभी हमें डर लगता है कि अब हम मतलब हमारे मन में आ गया कि अब हम इसको मानेंगे, तो वो मानने लग जाते हैं। पर जैसे कि सृष्टि ने भी क्या कहा कि जब हम निगेटिव वे में लेते हैं तो हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और हम भगवान को भी मानते हैं और हम भूतों को भी मानते हैं। तो ऐसे कहते हैं ना कि भगवान जो हमारी यहाँ पे भी होता है कि भगवान जी ना मतलब हमारी रक्षा करेंगे, डरना मत, ऐसे हमारी मम्मा कहती है हमें कि डरना मत, भगवान जी करके जाओ और बाहर जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, भूतों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर वो मतलब ऐसे कहते हैं, पर वो ऐसे नहीं कहते हैं कि भूत भूत कुछ नहीं होते हैं, भूतों का ऐसे करना वो नहीं है। पर यहाँ पे ऐसा कहा जाता है। और अगर हम यही बात अगर हम शहर में जाके करें या कोई पढ़ा लिखा आदमी है उससे करें तो वो कहेंगे ये क्या हुआ, भूत भूत तो कुछ होते ही नहीं है, क्योंकि वो विज्ञान की सोच से सोचता है। और अगर हम विज्ञान की सोच से सोचते हैं ना, तो विज्ञान, मैंने पहले भी क्या कि विज्ञान ये कहता है कि पहले देखो फिर मानो, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। ये हमारा डिफरेंस हो जाता है कि जो पढ़ा लिखा आदमी है वो कुछ और मानेगा और जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है वो कुछ और मानेगा। तो उन्होंने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी कहानियां हैं उसको उन्होंने मतलब वो कर लिया और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेंगी। और इसका अंत तो हो नहीं सकता, ये तो मैं कह नहीं सकती कि इसका अंत होगा, और मुझे भी नहीं लगता कि इसका अंत होगा, क्योंकि ये जो कहानियां हैं ये ऐसी बनाई गई हैं, मतलब बहुत ज्यादा दिलचस्प कहानियां हैं, इसमें मजा भी बहुत ज्यादा आता है। और एक ये भूतों वाला ना जो ये है, इसका प्रॉफिट उनको होता है, जैसे ये जो फिल्मकार हैं या जो स्टोरीज लिखते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि ये जो मतलब ये हॉरर वाली जो स्टोरीज होती हैं भूतों वाली, इसमें सबको मजा भी आता है और थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है, पर मजा उतना ज्यादा ही आता है। पर ये उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है कि हम लिख पाए। और ये है कि जो भूत होते हैं असल में वो होते तो नहीं है, पर फिर भी हमारे जो गांव में है वो मानते हैं कि भूत होते हैं और वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और जो विज्ञान वाले हैं जो मानते हैं कि भूत नहीं होते हैं, तो वो विज्ञान की सोच से चलते हैं। बस यही थी मेरी आज की प्रस्तुति। धन्यवाद जी, धन्यवाद, आपकी प्रस्तुति अच्छी रही। अब मैं आपको कुछ नियम बता देता हूँ। जब भी कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तब आपको बीच में माइक या वीडियो ऑन कर व्यवधान नहीं डालना है, तथा
अभिभावकों से अनुरोध है कि जब बच्चा प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से कोई भी सपोर्ट नहीं किया जाए। बच्चे को जैसा आ रहा है वैसा बोलने दिया जाए। इसी के साथ अब मैं आज के पहले प्रतिभागी कुमारी पूजा पांडे, बहन पूजा पांडे कक्षा 5 से, क्या वे हमारे बीच उपस्थित है? जी भैया मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। और क्या बहन मंत्रिता शर्मा आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं? जी नमस्कार, मैं उपस्थित हूँ। जी आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। आपका विषय है घर के नजदीक जंगल में आग बुझाने बच्चों को भी जाना चाहिए। इस विषय में कुमारी पूजा पांडे आप विपक्ष में अपनी बात रखें। माँ शारदा को नमन करते हुए आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पूजा पांडे है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय सोमेश्वर, जिला अल्मोड़ा, राज्य उत्तराखंड है। मैं आपके सामने विपक्ष में बोलना चाहूंगी। क्या भैया मेरा विषय क्या था? जी आपका विषय है घर के नजदीक जंगल में आग बुझाने बच्चों को भी जाना चाहिए। जैसे कि घर से पास में हमें आग बुझाने बच्चों को भी जाना चाहिए। तो इसमें ऐसा है कि कभी जब आसपास आग लगती है तो बड़े लोग जाते हैं, मम्मी पापा जाते हैं, तो बच्चे नहीं जाते हैं। तो इसमें बच्चों को खतरा होता है, क्योंकि आग लगने की वजह कभी बच्चों को भी जब वह पास में रहता है तो कभी आँख में चला जाता है, तो जो आँखें होते हैं और हमारे शरीर में भी कभी आग लग सकती है। और कभी हमें भी ले जाते हैं कोई माता पिता, तो हमें भी वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे हमें बहुत खतरा होता है, क्योंकि यहाँ पे आग जली होती है और काफी सारे वो आग से और जंगलों में भी लग सकती है, या फिर कोई घर जला हो तो बड़े माता पिता लोगों को ही जाना चाहिए, छोटे बच्चों को कभी नहीं जाना चाहिए। और हमें आग से खतरा भी होता है। कभी कभी हमारे घर में लगती है, सिलेंडर फूट जाते हैं, तो माता पिता ही करते हैं सब कुछ और बच्चों को वहां पे जाने नहीं देते हैं, और बच्चों को दूर ही खड़ा करते हैं। और कभी कभी कोई बच्चों को भी ले जाते हैं, पर हमें जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें वहां से खतरा होता है। और यही कह के मैं अपनी बात जी आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। अब मैं इसी ग्रुप के दूसरे प्रतिभागी कुमारी मंत्रिता शर्मा मध्य प्रदेश से, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? जी भैया उपस्थित। जी आपका विषय है घर के नजदीक जंगल में आग बुझाने बच्चों को भी जाना चाहिए। आपका स्वागत है। जी सभी को नमस्कार एवं मां शारदा के चरणों में मेरा नमन। जैसा कि मेरा विषय है कि पहले तो मैं ये बता देना चाहूंगी कि मेरे कैमरे पे जो अंधेरा लग रहा है वो एक्चुअली मेरे यहाँ पे लाइट नहीं है। और जैसा कि मेरा विषय है कि घर के पास जंगल में यदि आग लगी हो तो बच्चों को वहां पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो जैसे पूजा दीदी ने कहा कि बच्चों को आग से खतरा हो सकता है, हाँ ये बात सही है, लेकिन यदि हमारे घर के पास आग लगी है तो हमें जरूर जाना होगा। और सबसे पहले जैसे ही हमें पता चले कि आग लगी है, वैसे ही हमें सबसे पहले फायर ब्रिगेड को फोन करना होगा, जिसका नंबर है 101
और 102 उसे नंबर करना होगा, फोन करना होगा यानी। और उसके बाद फिर हमें रेत का इंतजाम करना होगा। और जो मोटे कंबल होते हैं जो अभी हम सर्दियों के टाइम पे ओढ़ते हैं, वो वाले मोटे कंबलों को ओढ़ के रखना होगा, क्योंकि जो मोटे कंबल होते हैं उनपे आग जो होती है वो जल्दी नहीं चढ़ पाती है, इसलिए मोटे कंबलों को ओढ़ कर रखना होगा। और जैसे टीवी में भी दिखाया है कि ऐसे मोटे कंबलों को ओढ़ कर रखते हैं। और जो बोरियां होती है, रेत से भरी बोरियां, उनका भी इंतजाम करके रखना होगा, कि क्योंकि जो पानी जो होता है उसको भी रखना होगा। और क्या नाम से, रेत, हाँ रेत, उसको अगर आग पे डालेंगे तो आग जल्दी बुझ जाती है, इसलिए रेत भी चाहिएगी। और जल्दी जल्दी हमें वहां से जाना होगा। और हमें मतलब क्योंकि हमें इसलिए जाना होगा क्योंकि जो आग रहती है वो तो बहुत जल्दी जल्दी चलती है, तो हमारे घर तक भी नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी भाग के जाना होगा। और हमें अपनी सुरक्षा, अपनी सावधानी से जाना होगा और अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। अब मैं अगले प्रतिभागी श्री राहुल पोखरिया, कक्षा 6 से, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? श्री राहुल पोखरिया जी। जी, आपका स्वागत है। श्री सुमित शर्मा जी, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? सुमित शर्मा जी। मैं उपस्थित हूँ। जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आप दोनों का विषय है बच्चों को रविवार या छुट्टी के दिन स्कूल बुलाना ठीक है। इस विषय पे श्री राहुल पोखरिया जी, आप विपक्ष पर अपनी बात रखें। सभी हेलो, राहुल जी बोलिए। हेलो, आपको विपक्ष में बोलना है, बोलिए। छुट्टी हमारा कहेंगे कि नीति भी हो बन गई है कि रविवार की छुट्टी देनी ही चाहिए। और क्योंकि इससे होता यह है कि बच्चे अपनी के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे अब बच्चों को अपनी डेली क्लीनिंग के लिए बहुत फायदा मिल जाता है, जैसे उन्हें नाखून काटना है या फिर उन्हें बाल कटाने या फिर अपनी हाइजीन को या फिर बच्चों ये जी, शायद राहुल पोखरिया जी का नेट चले गया, तो हम सुमित शर्मा जी को, आप जुड़े रहे, हम आपको बाद में अभी आमंत्रित करेंगे। तो
अब मैं आमंत्रित करता हूँ। सुमित जी को बुला लीजिए। जी सर। अब मैं आमंत्रित करता हूँ सुमित शर्मा जी, क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं मां शारदे को नमन करता हूँ और मेरा नाम सुमित शर्मा है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम नानामता पब्लिक स्कूल है। हमारी अध्यक्षता कर रही बहन नताशा चंद को मेरा प्रणाम। आप मेरा जो टॉपिक है वो रिपीट कर सकते हैं? जी, आपका टॉपिक है बच्चों को रविवार या छुट्टी के दिन स्कूल बुलाना ठीक है? जी ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे एमपीएल स्कूल में भी हमेशा संडे को कभी कभी क्लासेस लगती है। जैसे कि हमें कोई चैप्टर याद नहीं रहता तो वह उन्हें प्रैक्टिकल या फिर किसी चीज के द्वारा वह हमें समझा सकते हैं। जैसे कि आज ही की बात ले लो, हमारे स्कूल में सभी को बुलाया था ताकि हम अपना साइंस फेयर के लिए तैयारी कर सके। और बुक फेयर मतलब हमारे नानामता पब्लिक स्कूल में किताबों का मेला लगा था, जिसमें हमने किताबें पढ़ी और खरीदी भी। और हमें संडे को बुलाना थोड़ा आवश्यक है कि ताकि हम अपना चैप्टर रिवाइज कर सके या फिर मैम लोग हमें अपना चैप्टर याद करवा सके। और जैसे कि हमारे ड्राइंग वाले सर हैं जो हमें कभी कभी एसएसटी सोशल साइंस पढ़ाते हैं, जिन्होंने 8th को और 7th को बुलाया था ताकि वे हमें सोशल साइंस का चैप्टर इक्वालिटी समझा सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुभ रात्रि। जी धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे उत्तराखंड के उप शिक्षा निदेशक श्रीमान आकाश सर को, क्या वे हमारे धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय ईदांत। सबसे पहले प्रिय ईदांत को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी कि इस 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में जो वाद ईदांत जी आगे बढ़िए। आदरणीय आकाश सरस्वती जी का नेट नहीं काम कर रहा है, आप आगे बुलाइए। जी लगता है का नेट काम नहीं कर रहा है, तो हम अगले ग्रुप को आमंत्रित करते हैं। प्रिंस जोशी, क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? संबंधित है। मैं नेट चला गया। बाल प्रहरी की 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय गोपाल जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय सृष्टि और प्रिय अंशदीप, और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय ईदांत, कार्यक्रम की प्रिय अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी और अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, श्री अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, समाज सेवीगण, साहित्यकारगण एवं प्रिय बच्चों,
वाद विवाद, और वो भी त्वरित विषय पर किया गया वाद विवाद निश्चित रूप से एक बेहतरीन गुणवत्ता पर कार्यशाला है। यदि ये कहा जाए कि त्वरित विषय पर दिया गया भाषण मासिक परीक्षा होता है तो हम इसको छमाही परीक्षा मान सकते हैं। जो बच्चे अपने पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें पढ़ते हैं, जो बच्चे समाचार पत्र देख पढ़ते हैं, समाचार टीवी में देखते हैं, देश दुनिया की समाचारों पर निगाह रखते हैं, समाज की घटनाओं पर निगाह रखते हैं, वही इस विषय पर बेहतरीन वाद विवाद कर सकते हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं उनका समर्थन बहुत आसान होता है जबकि विरोध कठिन, जबकि कुछ विषय ऐसे होते हैं उनका विरोध आसान होता है लेकिन समर्थन कठिन होता है। और उस बच्चे की विशेष परीक्षा होती है जो विपरीत परिस्थिति में अपना वक्तव्य रखता है। अर्थात कोई विषय है, समाज के लिए नशा खतरनाक होता है, अब इसके समर्थन में जो बोलेगा वो आसानी से बोल जाएगा, लेकिन जो विरोध में बोलेगा उसे बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी प्रकार कुछ विषय ऐसे होते हैं कि उनके विरोध में बोलना बहुत आसान होता है, समर्थन में बोलना बहुत कठिन। लेकिन जो बच्चे निरंतर अभ्यास करते हैं, निरंतर अपने सामान्य ज्ञान में अभिवृद्धि करते हैं, वो बहुत बेहतरीन बोल पाते हैं। अब जैसे मुझे लगा भी एक विषय आया था, पूजा और मंत्रिता ने जिस पर बात की कि घर के पास भी आग लगी है, तो मुझे तो नहीं लगता कि मंत्रिता ने कभी घर के पास जंगल में लगी हुई आग देखी होगी, क्योंकि सामान्य प्राय घटनाएं पहाड़ों पर होती हैं। और निश्चित रूप से पूजा के अड़ोस पड़ोस में जरूर आग लगी होगी, क्योंकि जंगलों में आग लगती है और पहाड़ी आबादी छितरी हुई होती है, तो घरों के पास भी जंगलों की आग आसानी से आ सकती है। और पूजा ने तो उस आग के विषय में बात की और मंत्रिता ने उस आग के विषय में बात की जिसको आकर फायर ब्रिगेड बुझाती है, जो कभी कभी आकस्मिक रूप से लग जाती है। लेकिन पूजा ने उस आग की बात की जो हर वर्ष लगनी ही लगनी है और जिसको इंद्र देवता के अलावा दूसरे कोई देवता बुझा भी नहीं सकते, जहां मानवीय पूरी जो शक्ति है फेल हो जाती है, जंगल की आग जिसको दावानल भी बोलते हैं। तो व्यक्ति सापेक्ष और स्थान सापेक्ष भी बातें होती हैं कि हम कोई ऐसा विषय उठाएंगे कि जिसे बच्चे को बहुत अच्छा संज्ञान है, वो बहुत अच्छा बोल पाएगा। अब पता चला हम एक ऐसा विषय उठाएंगे, बच्चे का उसका कोई संज्ञान ही नहीं है, ना उसने ऐसी कोई घटना देखी है ना उसने सुनी है, तो उसको कठिन पड़ जाता है। लेकिन फिर भी यदि हम निरंतर पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, सामान्य ज्ञान अपना मजबूत रखते हैं, साहित्य की पुस्तकें पढ़ते हैं, समाचार पत्र देखते हैं, तो हम समाज की छोटी छोटी घटनाओं पर निगाह रखते हैं, तो हम किसी भी विषय पर कुछ ना कुछ आसानी से बेहतर ढंग से बोल पाने में सक्षम होंगे। इस तरह की कार्यशालाओं के कारण ही कहा जाता है कि बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बहुआयामी होती हैं और बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। मुझे बच्चों से एक बात और कहनी होगी, प्यारे बच्चों, जब हम कभी भी किसी भी विषय पर बात करें तो दोहराव ना करें। यदि हम एक बात को बार बार दोहराते हैं तो हमारी बातों की प्रभावशीलता कम हो जाती है, हमारे वक्तव्य में वो प्रभाव रह नहीं पाता। और मुझे लगा कि कुछ बच्चों ने एक एक बात को दो दो तीन तीन बार रिपीट किया, उससे क्या होता है, वक्तव्य में बोरियत हो जाती है और हमें लगता है कि वो बच्चा अनावश्यक रूप से समय पास कर रहा है, बातें नहीं है। उससे क्या होता है, इस तरह के बच्चों को यदि वो कहीं साक्षात्कार देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो उन्हें अच्छे अंक नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि जो सामने साक्षात्कार लेने वाले होते हैं उन पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। प्यारे बच्चों, जैसे मेरा रोज कहना है, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं।
जीवन में आगे बढ़ना है, मेहनत से पढ़ाई करनी होगी, व्यसन मुक्त जीवन जीना होगा, और सबसे बड़ी बात है अपने चरित्र को मजबूत बनाए रखना होगा। वास्तव में आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ा संकट व्यसन मुक्त समाज का संकट है और चरित्र का संकट है। जब हमारा चरित्र मजबूत होगा, हम व्यसन मुक्त होंगे, तो हमारा समाज अपने आप सशक्त हो जाएगा, और जब हमारा समाज सशक्त होगा तो हमारा राष्ट्र सशक्त हो जाएगा। तो सभी बच्चों को फोकस रखना है कि व्यसनों से अपने आप को बचा कर रखना है, मेहनत करनी है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है, बड़े बुजुर्गों माता पिता का सम्मान करना है, छोटों को प्रेम करना है, और जो बच्चे ऐसा करने में सफल रहे, नियमित व सतत अध्ययन करते रहे, देश दुनिया की खबरों पर निगाह बनाए रखे, निश्चित रूप से वो जीवन में जो चाहेंगे वो पालेंगे। क्योंकि एक लक्ष्य बनाकर जब हम मेहनत करते हैं तो हम लक्ष्य तक देर सवेर जरूर पहुंचते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमारे देश को सबसे ज्यादा जरूरत चरित्रवान नागरिकों की है, व्यसन मुक्त नागरिकों की है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए और प्रिय इधांत को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई देते हुए और सभी का आभार प्रकट करते हुए, और अंत में एक कवि के द्वारा कही गई 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी धन्यवाद सर, आपने हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। अब मैं अगले प्रतिभागी प्रिंस जोशी कक्षा 7 से, क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? प्रिंस जोशी शायद वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मुस्ताकिन शेख जी, क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? मुस्ताकिन शेख जी, मुस्ताकिन जी का माइक बंद है। मुस्ताकिन जी, शायद वे हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ कुमारी जागृति बुटौला जी, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। क्या कुमारी हरमनदीप कौर जी, क्या आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आप दोनों का विषय है होली में बाजार से अच्छे अच्छे रंग लाने चाहिए। इस विषय पर कुमारी जागृति बुटौला जी विपक्ष में अपनी बात रखेंगी व कुमारी हरमनदीप कौर जी पक्ष में अपनी बात रखेंगे। मैं सबसे पहले कुमारी जागृति बुटौला जी को आमंत्रित करता हूं कि वे विपक्ष में अपनी बात रखें। जी, सर्वप्रथम ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं जागृति बुटौला 9वीं कक्षा की छात्रा गरुड़ बागेश्वर उत्तराखंड की निवासी आप सभी का आज की वाद विवाद कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज वाद विवाद कार्यशाला में मेरा विषय है हमें होलियों में बाजार से अच्छे अच्छे रंग लेने चाहिए। मुझे इसके विपक्ष में बोलना है। तो इससे पूर्व मैं अपनी बात रखूं, मैं आज के मुख्य अतिथि श्री गोपाल सिंह मेहरा सर जी को प्रणाम करती हूं तथा उनका स्वागत करती हूं। और आज की विशिष्ट अतिथि बहन सृष्टि आर्या और बहन अंशदीप कौर का भी मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं।
आज के अध्यक्षता कर रही बहन नताशा चंद का भी मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और आज के संचालन की भूमिका निभा रहे भाई इधांत जोशी जी को मैं बधाई देते हुए उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो इसी के साथ मैं अपने विषय पर विपक्ष में अपनी बात रखती हूँ। तो होलियों में हमें बाजार से अच्छे अच्छे रंग लेने चाहिए। हम सभी इससे अच्छी तरीके से जानते हैं कि होलियों में कुछ रंग होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं और जैसे कि होलियां आने वाली हैं तो सभी बच्चे बहुत खुश होंगे। तो हम होलियों में एक होली हम रंग के साथ खेलते हैं और दूसरी होली हम पानी के साथ खेलते हैं। तो जो रंग वाली होली होती है उसके लिए हमें बाजार से रंग लेने पड़ते हैं, लेकिन रंग जो होते हैं उसमें केमिकल होता है जो कि हमारे लिए एक तरीके से बहुत ज्यादा हानिकारक भी है। इससे हमारे स्किन को बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, हमें त्वचा रोग हो सकता है और यदि हम होली खेलते खेलते हम बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं तो हम होली खेलते तो हैं लेकिन कभी कभी हमें इस बात का ध्यान नहीं रहता है खेलते खेलते कि कब वो रंग हमारी आंख में चला जाए और अगर हम ज्यादा रंग उड़ाएंगे तो पूरे हवा को प्रदूषित कर देता है। अगर वो रंग बहुत ज्यादा हानिकारक होगा जिससे कि हवा प्रदूषित हो जाए और वो हवा से अगर हमने उस हवा में हमने सांस लिया तो वो रंग हमारी सांस से हमारे अंदर चले जा सकता है जिससे हमारे फेफड़ों को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे फेफड़ों में बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम अपनी सेहत का ध्यान रख सके और अगर वो रंग हमारी आंखों में चला जाए तो फिर तो ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे वो रंग चला जाए और तो सही ना हो, लेकिन अगर वो रंग ज्यादा हमारी आंखों में चला जाए तो उससे हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। शायद हमें चश्मा भी लग सकता है अगर हमें, और या तो फिर हमें जिंदगी भर की हमें जो होती है दवाइयां इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। और होलियों के रंग हमारी त्वचा के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। और होलियों में हम लोग जैसे थाली में पकवान लेके आते हैं और कोई लोग क्या करते हैं उसी थाली में रंग भी रख के आते हैं। अगर वो रंग उस खाने के साथ मिक्स हो जाए, उस पकवान के साथ मिक्स हो जाए तो फिर वो हमारे खाने से हमारे जो है शरीर के अंदर जा सकता है और एक बार हमारे शरीर के अंदर चला गया फिर तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी कि हम उस रंग को शायद उस रंग में कोई ऐसे केमिकल्स हो जो कि हमारे पूरे शरीर के लिए हानिकारक हो। और ऐसा हर रंग के साथ नहीं होता है कि हर रंग में कोई ना कोई केमिकल हो जो कि हमें नुकसान पहुंचाए, लेकिन ज्यादातर ऐसा पाया गया है कि रंगों में कुछ ना कुछ केमिकल जरूर होता है, चाहे हम फिर हम वो रंग कितने ही अच्छी जगह से क्यों ना ले या फिर हम उसे कितना देख के क्यों ना ले, क्योंकि रंग बनाने के लिए कोई ना कोई हमें रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल करना ही पड़ेगा जिससे वो रंग बनेगा। तो इसीलिए वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं और इसीलिए हमें होलियों में बाजार से रंग नहीं लेने चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करता हूँ इसी ग्रुप के दूसरे साथी कुमारी हरमनदीप कौर कक्षा 7 से। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका विषय है होली में बाजार से अच्छे अच्छे रंग लेने चाहिए। आपको इस विषय पर पक्ष में अपनी बात रखनी है। आपका स्वागत है। ज्ञानदायिनी मां सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए, मेरा नाम हरमनदीप कौर है। मैं कक्षा 7 की विद्यार्थी हूँ। मेरी विद्यालय का नाम मनक माता पब्लिक स्कूल है। जैसे कि आज वाद विवाद कार्यशाला है,
जिसमें मेरा शीर्षक है कि हमें होली में जो रंग है वो बाहर से लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। मैं इसमें पक्ष में बात रखना चाहूंगी कि हमें जो होली के रंग है वो बाहर से लेने चाहिए, क्योंकि अगर हम घर पे बनाएंगे, जैसे कि दीदी ने कहा था अभी कि बाहर के कलर हानिकारक भी हो सकते हैं हमारे लिए, लेकिन अगर हमें सब यही सोचने लगे कि बाहर के रंग हमारे लिए हानिकारक हैं तो कोई होली मना ही नहीं पाएगा। और अगर हम घर पे बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या पता हम कोई ऐसी चीज डाल दें जिससे कि जो हमारी त्वचा है उससे उसको नुकसान हो। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें अपने जो होली के रंग है वो बाहर से ही लेने चाहिए। धन्यवाद। जी धन्यवाद, आपकी प्रस्तुति भी अच्छी रही। और जो उद्बोधन होता है वो सिर्फ अध्यक्ष को ही देना है और प्रतिभागी कृपया उद्बोधन ना दें, तो उसमें ज्यादा समय व्यर्थ ना होगा। तो अब मैं आज के मुख्य अतिथि श्री गोपाल सिंह मेहरा जी, आप प्रधानाचार्य हैं सरस्वती शिशु उच्च माध्यमिक विद्यालय देघाट अल्मोड़ा से, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। हाँ जी, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया ईशांत जोशी, बहुत बेहतरीन आपका संचालन है और काफी अच्छा लगा। मैं अपनी बात रखने से पूर्व आज इस वाद विवाद विषय में जो चर्चा है आज की, इसमें सभी उपस्थित आदरणीय अपने सभी सम्मानित आदरणीय उदय किरोला जी बड़े भाई साहब और आदरणीय आकाश शाश्वत जी उप निदेशक शिक्षा विभाग, डॉक्टर अशोक कुमार जी और ऐसी सभी शिक्षाविद हमारी बहनें और हमारे गुरुजन, और आज की इस वाद विवाद में जो विशिष्ट अतिथि हैं अपनी बहन सृष्टि आर्य हैं और कुमारी अंशुदीप कौर हैं, अध्यक्षता नताशा चंद हैं, संचालन अपना ईशान जोशी कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाइयां हैं आपको। और इतना सुंदर जो इसमें प्रतिभागी अपने भैया बहन हैं, इतना अच्छा इनका अपना कॉन्फिडेंस और इतना अच्छा इनका ज्ञान, और मैं इन सभी प्रतिभागियों के माता पिता को नमन करता हूं जो अपने अपने पालियों को इतना अच्छा इस शिक्षा की ओर बढ़ा रहे हैं। और आदरणीय उदय किरोला जी जो बाल प्रहरी का इतना बड़ा बेड़ा में उठाया और इतना सफलता इसमें है। मैं जब इधर 2019 में इधर कौसानी था, आपका एक कार्यक्रम था कौसानी में, मैं वहीं विद्यालय में था, तो आपने आमंत्रित किया था तो मैं वहां आया तो आपसे परिचय हुआ, तो तब से मैं काफी आपके साथ हूँ और काफी अच्छा लगा। और इसमें जो जितने वाद विवाद से बात आई हैं और अपने अपने विचार रखा है, तो ये सब निरंतर स्वाध्याय पर है। जो निरंतर जो आप इतने बातें 2-2, 3-3 मिनट भैया बहन सब बोल रहे हैं, ये सब स्वाध्याय है और ये हमारे माता पिता का संरक्षण है और निरंतर स्वाध्याय से ही ये सब संभव होता है। और बहुत अच्छा है, बहुत चीजें आई हैं, जैसे कुछ भैया बहन ने जो है इस भूत पर बात करी, तो इसमें सब हम क्या है एक कोरा कागज ऐसे होते हैं और जब कोई चीजें हमारे मन में डालते हैं तो हम अगर उसी का बार बार समय ऐसा करते हैं तो ये सब भाव आते हैं। और हमें साहसिक बनना चाहिए, हमें निडर बनना चाहिए। और ये चीजें अपने हनुमान चालीसा है, हम सभी भैया बहनों से निवेदन करूंगा कि हम सबके पास हनुमान चालीसा हो। कई भैया बहन कहते हैं कि मुझे शाम को डर लगता है और जो है कई बार मैं सो नहीं पाती हूँ, मेरा भैया बहुत डरता है। तो ऐसा ये जब जो है हम जब हनुमान चालीसा या हनुमान चालीसा अपने पास रखते हैं तो ये चीजें बहुत कम आती हैं। ये मेरे पास ये हनुमान चालीसा है, मैं इस विद्या भारती संस्था में 1999 से हूँ और ये मुझे 2000 में हमारे जब प्रधानाचार्य हुआ करते थे तो उन्होंने मुझे दिया था, ये हनुमान चालीसा मुझे दी थी। तो ये मेरे हमेशा पर्स में रहती है, मैं कहीं भी जाता हूँ, पर्स भले ही 1-2 बदल गए हों तो ये हनुमान चालीसा मेरे पर्स में रहती हैं और ये मेरे को बहुत बल देती हैं।
और दूसरा, जहां पर भैया बहनों का विषय है, मेरे भैया बहनों से बहुत बड़ा लगाव है और मैं अपने उनके साथ मित्रता के साथ रहता हूं और मेरे से बच्चे निर्भीक रहते हैं। और इसका मेरे को फीडबैक ये मिला कि बच्चे मेरे साथ जो है अपनी कोई भी बात को क्लास में बिल्कुल निडर होकर शेयर करते हैं और इसी का मेरा परिणाम है। आज तक 2019 से आज तक जो है मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में लगभग 115 लगभग बच्चे मैंने उनको दिया, उनको ट्रेनिंग दी, तालीम दी। तो ऐसे बच्चे मेरे जवाहर नवोदय में निकलते हैं, हर बार निकलते हैं। उनके साथ निर्भीकता का एक वो है, हम रहते हैं। लेकिन बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए कि अपने गुरुजन के हम उनके साथ कितना उनके साथ रहना चाहिए, या फिर अगर गुरुजी हमको प्रेम कर रहे हैं तो हमको उनकी बात को कहाँ तक कितने बातों का उनका जवाब देना, ऐसा करके तो उनको रहना चाहिए। बहुत अच्छा है। और फिर दूसरा हो जाता है कि कोई बात हमारे मन में डाल देते हैं तो तब वो जैसा होता है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है भूत प्रेत का। और एक बात की घटना है, मैं थोड़ा सा समय करूंगा कि मैं, क्योंकि मेरे को खेलों का भी बड़ा शौक है। मैं कितने बार बच्चों को प्रांत स्तर पर ले गया हूँ, खुद जबकि मैं खुद अपने जो है हैंडीकैप हूँ, चलने में असमर्थता रहती है, फिर भी मेरे को बड़ा शौक है। एक बार की घटना बताता हूँ कि मैं 35 बच्चों को यहाँ से हरिद्वार ले गया था खेल कूद में। और ये भी नहीं कि कोई गाड़ी मैंने बुक करी, ऐसा नहीं, गाड़ियों को बदल बदल कर मैं ले गया। और जब वहां पर प्लान सी की बात होती है तो वहां पर उन्होंने 2:30-3 बजे खेल समाप्त कर दिए, सब लोग नजदीके जाने लगे। तो हमने कहा चलो हम भी चलते हैं, तो हम आगे तो हम आए तो एक बस ने हमको वहां पर काशीपुर है रेलवे स्टेशन वहां पर छोड़ दिया। और जब मैं देखा ठीक 1:30 बजे रात थी, रात की बात थी, सारे बच्चे 5 में पढ़ने वाले थे, 5-4 में पढ़ने वाले थे। उन्होंने मुझे ऐसा घेरा था जैसे मधुमक्खियां जो है मधुमक्खी की रानी को घेरे रहते हैं, और काफी प्रश्न थे सब। और एक था कि सबके हाथ पर 1 लीटर या आधा लीटर की गंगा जल के बोतल थे। और मैं मन में सोच रहा था, मैंने कहा देखो इतनी रात में हमें छोड़ा है और ऐसा ऐसा हम सुनते हैं कि प्लेन्सों में बच्चों को ले जाते हैं, और मैं सोच रहा था कि अगर ऐसा कुछ होगा, लेकिन बच्चों को मैंने बिल्कुल आभास नहीं कराया कि ऐसा भी होता है। और जब कोई काम हम अच्छा करते हैं वो करते तो भगवान बड़ा शांत देता है। तब तक क्या हुआ कि तुरंत आधे घंटे बाद एक रोडवेज आ गई, मैंने उनको हाथ दिया और उसमें केवल ये ड्राइवर और एक कंडक्टर थे। तो फिर मैंने हाथ दिया तो बोलो कहाँ जाना, हमने कहा रामनगर जाना, कहा बैठो। हम सब बैठ गए और तब मैंने माँ सरस्वती को धन्यवाद दिया कि माँ देखो आपने कितना बड़ा मेरे साथ, आप मेरे साथ हो। मुझे पहले भी विश्वास था कि मेरे साथ हैं, हनुमान जी मेरे साथ हैं, माँ सरस्वती मेरे साथ है, बच्चों को ऐसा कुछ नहीं होगा। तो तुरंत हम बैठ गए। 3:30 बजे उसने हमको रामनगर छोड़ा और फिर कुछ देर बाद 4 बजे लगभग दिल्ली से रोडवेज आया, हम सुबह वहां से सीधे आ गए। तो ऐसा बच्चों ये सब चीजें हैं और बहुत अच्छा है। आपको मैं पुनः आपके माता पिता को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आदरणीय शाश्वत जी ने भी बहुत अच्छी बातें हमको बताई हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। और दूसरा रविवार का कहा कि रविवार का विषय आया, मैं पहले भी कह रहा था कि मुझे बच्चों के साथ बड़ा वो रहता है, मित्रता मेरी रहती है। तो जब मैं आचार्य था तो मैं कई बार बच्चों को रविवार के दिन ऐसे खेल के लिए उनके लिए बुलाता था। मैं सुबह रविवार को दिन मैं मेरे नजदीक में ग्राउंड था बहुत बड़ा, मैं सुबह उनको कहता था कि मैं सुबह 6 बजे 5 बजे मैं आपको ग्राउंड में मिलूंगा, आप सब लोग आना। तो मैं वहां पर उनको कबड्डी कराना या दौड़ कराना या बहुत सारे खेल होते हैं, मैं लगभग 500 खेल जानता हूँ। तो ऐसा करता था। तो एज ए अगर प्रेशर से ना कहें कि भाई तुम्हें आना नहीं है, ऐसा ना कहें, एज ए वो करते तो फिर बच्चे भी फिर अगले बार कई बार बच्चे कहते हैं अच्छा जी कल को रविवार है या छुट्टियां हैं, हमको आप बुला रहे नहीं बुला रहे हैं। तो ऐसा हम अभिभावक को भी इस प्रकार से व्यवहार में ले सकते हैं। व्यवहार में लेने पर और ये सब कुछ संभव है। और दूसरा मैं आपको सबसे यही कहूंगा कि आप आज्ञाकारी बने, समय पालक बने, और सभी बच्चे जो अपने पूरे दिन के एक बार में अपना जो है समाचार उसमें सुने, टीवी में सुने, और दिन में पूरे दिन भर में एक बार सुबह शाम के किसी एक टाइम पर अपने माता पिता के साथ पूजा करें। हमारा भोजन भजन एक साथ हो, अगर पहले तो रोज हो,
रोज ना हो तो हफ्ते में 2 या 3 दिन हम सब परिवार लोग मिलके एक साथ बैठे। आप बड़ी समस्या हो गई है। कई बार कभी हम ऐसे जाते हैं तो कहीं जा रहे होते हैं, पता लगा जब हम किसी के घर के आगे जाते हैं तो सुनाई देता है और हम सोचते हैं अरे घर में तो कोई है ही नहीं, और फिर प्रयास करते हैं कि हम यहाँ तो आगे थोड़े आवाज लगा लें। पता लगा जहाँ आवाज लगाते तो अंदर से आवाज आती है और देखते हैं क्या क्या है कि सबके पास स्मार्टफोन है। कोई उस कमरे में है, कोई उस कमरे में है, कोई उस कमरे में है, कोई सुन, पूरा घर सुन हो गया। देखो अगर ऐसा होगा तो आने वाली पीढ़ी में क्या होगा, आगे समय कैसा आ रहा है, इसी वजह से आ रहा है। कोई भी बच्चे जो भी जितने भी बच्चे हैं, आप ये मत सोचो कि मैं 9th में हूँ, मैं 12th अब मैं अकेले अपना निर्णय ले सकता हूँ, अब मैं खुद सब कुछ अपने हाथ से कर सकता हूँ। नहीं, अपने माता पिता, कोई भी काम हमें करना है अपने माता पिता से सलाह लेनी है और उनकी नजरों में रहना है। मैं सभी अभिभावक से भी निवेदन करूंगा कि चाहे बच्चे कितना भी होशियार है, कितना भी वो है, लेकिन उनको अपनी नजरों में रखना चाहिए और बिना उसको अभी कोई दिशा निर्देश से बच्चा ऐसा न करे, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी चीजें आ रही हैं, इसका ध्यान दें और बच्चे लिखने का अभ्यास करें। बहुत बार हमने देखा है कि बच्चा बहुत होशियार होता है और लेकिन वो परीक्षाओं में जितना होशियार होता है उतने नंबर नहीं ला पाता। कारण क्या होता है कि वो बच्चा के लिखने का अभ्यास नहीं है। रटा तो पढ़ा तो है उसने, उसको ये आता है, लेकिन लिखने का अभ्यास नहीं होता है। तो इसलिए अगर 2 घंटे का पेपर है तो वो लिख नहीं पाता। पता लगा 5, 10 मिनट, 20 मिनट ऐसा कभी कभी लिखता है। आज उसको 3 घंटा बैठना है तो उसकी मानसिक पेशियां काम नहीं करती है, स्पीड नहीं बनती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो नंबर नहीं ला पाता है। इसलिए लिखने का अभ्यास करना चाहिए, इसका ध्यान दें। और दूसरा, वही बच्चा सफल होगा जो बच्चा सुनेगा, चाहे वो घर में चाहे वो कक्षा नहीं भी। अगर वो बच्चा सुनेगा तो जरूर सफल होगा। जो सुनेगा वो जितनी बातें हो रही है उसके मन मस्तिष्क में बैठेगा। तो इतना शायद समय की भी बाध्यता होगी और मैं और सभी बच्चों से वो कहूंगा कि प्रतिदिन आपको विद्यालय में अक्सर रहना चाहिए, बिल्कुल 100% रहना चाहिए। मैं अपने विद्यालय में बच्चों से को जो है पुरस्कृत करता हूँ। जो बच्चा साल भर में सबसे ज्यादा उपस्थित होगा मैं उसको पुरस्कार देता हूँ और उसका और इसलिए जो बच्चा प्रतिदिन आएगा तो वो जो बात कक्षा में हो रही है वो बात को समझेगा भी। मैं इससे संबंधित ऐसा थोड़ा सा आपको बात बताई है। और दूसरा, जितने भी जवाहर नवोदय है, राजीव नवोदय है और अपना जो है हिमज्योति है और या स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून है, ऐसे उनको भी परीक्षाएं देना चाहिए और अपनी दिनचर्या होनी चाहिए। प्रत्येक को भैया बहन को अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। सुबह से शाम तक, सोने तक, दीप विसर्जन तक मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या एक दिनचर्या हो। और फिर जब हम शाम को सोते हैं, जो बड़ी कक्षा के हैं ध्यान से सुनेंगे सभी, और जब सोते हैं तो हम जब लेट जाते हैं तो हम थोड़े दिन मनन करेंगे कि आज मैंने सुबह से मैंने उस दिनचर्या को रिपीट करेंगे और क्या क्या मैंने आज हासिल किया, क्या नहीं किया, और क्या मैंने क्लास में कहीं पर डांट खाई, कहाँ कमी रही, तो इसी उसके साथ एक सच्चा वीर बनेंगे। माता पिता की सेवा करेंगे, अपने दादा दादी इत्यादि उनको भी मदद करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और परिवार के साथ आज हम इतने वो हैं कि कभी भी हमको क्लास परिवार में ऐसा कुछ दिखता है कि माता पिता अब जैसा अगर हमारे अभिभावक को थोड़ा सा बुरा न लगे कि दादा दादी होते हैं तो उनको थोड़ा सा कभी कभी ऐसा हो रहा है, क्योंकि यही अभाव हो रहा है ना कि जो अलग अलग रहने का हो गया वो हो गया, तो उनको कष्ट ना हो तो माता पिता को भी समझाना भी चाहिए और हम भी दादा दादी के साथ बराबर रहें। दादा दादी की हम आदत या उनकी जैसा हम बच्चों का मन होता है खाने पीने का हो जाए तो उनकी भी ऐसी नीयत हो जाती है, बच्चे में आ जाते हैं। तो ऐसा मैंने कुछ कहा, तो हम एक सच्चा वीर बने। और एक तो अपनी बात को समाप्त करने से पूर्व एक थोड़ी सी 4 पंक्तियां मैं आपके सामने बोल रहा हूँ बच्चों को एक गीत के माध्यम से, और हम भी उसको ऐसा हम बने, लीडर बने तो अपने हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, ध्रुव जैसी मुझे भक्ति दे दे, अर्जुन जैसी शक्ति दे दे, गीता ज्ञान सुना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, वीर हकीकत मैं बन जाऊं, वीर हकीकत मैं बन जाऊं,
धर्म पे अपना शीश नवाऊं, ऐसी लगन लगा दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। गुरु गोविंद सा त्यागी बना दे, गुरु गोविंद सा त्यागी बना दे। शिवाजी जैसी आग लगा दे, शिवाजी जैसी आग लगा दे। हाथ तलवार थमा दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, बना दे माँ। तो मैंने थोड़ा आपका समय लिया और बहुत अच्छा लगा। मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूँ कि आपने आज मुझे इस वाद विवाद कार्यक्रम में रहने का अवसर दिया। और पुनः सभी को, सभी अतिथि बंधुओं को सादर प्रणाम और सभी भैया बहनों को ढेर सारा प्यार। जी जी धन्यवाद सर, आपका आभार। आपने हमें इतनी सारी ज्ञानवर्धक बातें बताई व आपने हमें इतना अच्छा गीत सुनाया। अब मैं इसी के साथ अपने प्रतिभागियों को आमंत्रित करता हूँ। प्रिंस जोशी क्या हमारे बीच उपस्थित है? केवल नाम लीजिए। कुमारी पुष्पलता, बढ़ते जाएं। अर्जुन दा, कुमारी भावना, मोहसिन शेख। जी मैं उपस्थित हूँ। आप जुड़े रहिए, मैं भी आपको बुलाता हूँ। विकास पांडे, जी मेरा नितिन पाठक जी। जी उपस्थित हूँ। मेरा विषय क्या है? कुमारी अंशिका जी। पांडे सर को बुला लीजिए। जी शायद कोई उपस्थित नहीं है, तो अभी मैं श्रीमान श्याम पलट पांडे सर को आमंत्रित करता हूँ। आप आए व हम बच्चों का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रिय ईधान। और आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा हुआ संचालन। और जैसा कि आपने बताया, आपका चौथा अवसर है संचालन का। पहले भी संचालन कर चुके हैं, मैंने देखा है आपको संचालन करते हुए। बहुत सुंदर संचालन किया है और आपके हर संचालन में एक नया निखार आता जा रहा है। मैं आपको कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। विधान जी, आज के हमारे जो प्रतिभागी हैं, 14 कुल मिलाकर 14 प्रतिभागी हैं और जोड़ों से उन्हें 2-2 का जोड़ा है और एक को विपक्ष में बोलना है, एक को पक्ष में। उनको विषय दिए गए और कुछ प्रतिभागी जुड़ नहीं पाए, लेकिन जो जुड़े उन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुत दी। हमारी आज के विशेष अतिथि कुमारी सृष्टि आर्या और कुमारी ऐसा उनको विषय त्वरित वाद विवाद का कार्यशाला है। इसमें आपको विषय दिया गया तुरंत और तुरंत ही बताया गया विपक्ष में बोलना है, पक्ष में बोलना है। तो सबसे मैं व्यक्तिगत रूप से इसे सबसे कठिन कार्यशाला मानता हूँ, क्योंकि त्वरित भाषण में तो आपको पक्ष विपक्ष दोनों बोल सकते हैं। इसमें तो अगर आपको विपक्ष में बोलना है तो आप विपक्ष में उसको तलाशिए चीजें, और पक्ष में बोलना है तो पक्ष की चीजें तलाशिए। तो इस प्रकार से इसमें आपकी स्वाधीनता जो है वो आधी रह जाती है।
और ने बहुत अच्छा बोला। विशिष्ट अतिथि के तौर पे उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज की हमारी अध्यक्षता कुमारी नताशा चंद कर रही हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। नताशा जी हैं? नताशा जी, तो आप अपना पहले अध्यक्षीय वक्तव्य दे दीजिए, उसके बाद मैं विषय दूंगा आपको और ईधान जी को। आप अध्यक्षीय वक्तव्य दीजिए अपना। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा द्वारा आयोजित वाद विवाद कार्यशाला, आज के मुख्य अतिथि श्री गोपाल सिंह मेहरा जी, प्रधानाचार्य अल्मोड़ा से। आज के विशिष्ट अतिथि सृष्टि आर्या, कक्षा 7, झांसी उत्तर प्रदेश से। अंशदीप कौर, कक्षा 8, नानमता से। कुशल संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई ईधांत जोशी, कक्षा 6, अल्मोड़ा से। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। श्री आकाश सरस्वत जी, श्री श्यामपलट पांडे जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी एवं उदय किरोला सर का भी मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आपका माइक बंद है नताशा जी। नताशा जी का हाँ माइक बंद है, नेट तो है जी। नताशा जी बोलिए। जी सर, आप विषय बताइए। हाँ, विषय है आपको देखे आपका जोड़ा जो है नताशा चंद जी और ईधान जोशी जी। विषय है लड़कियों को आर्मी में भर्ती होना चाहिए। आपको विपक्ष में बोलना है और ईधान जी को पक्ष में बोलना है। विषय एक बार मैं फिर स्पष्ट कर दूं, लड़कियों को आर्मी में भर्ती होना चाहिए। जी सर, जैसा कि मेरा विषय है लड़कियों को आर्मी में भर्ती होना चाहिए और मुझे इसमें विपक्ष में अपनी बात रखनी है, तो वैसे पक्ष में मुझे अपनी बात विपक्ष में रखनी है। तो लड़कियों को फौज में भर्ती नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे कहते हैं पुराने समय की बात अगर हम कहें, पुराने समय में कहते हैं कि लड़कियों को घर के काम करने चाहिए, उन्हें कहीं पे मतलब नौकरी नहीं करनी चाहिए, उन्हें देश की सेवा की जगह घर के अपने घर वालों की मदद करनी चाहिए कामों में, और उनकी मदद करनी चाहिए और घर में ही उनका काम करना चाहिए, ना कि देश की सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद। अब ईधान जी आप बोलिए इसके पक्ष में। ईधान जी आप इसके पक्ष में बोलिए, लड़कियों को आर्मी में भर्ती होना चाहिए। जी धन्यवाद। मैं अपना परिचय पहले ही दे चुका हूँ, इसलिए मैं सीधे विषय पे आता हूँ। हमारा विषय है लड़कियों को फौज में भर्ती होना चाहिए। इस विषय पे मैं पक्ष में बात रख रहा हूँ। हाँ, यह बात सत्य है कि लड़कियों को फौज में भर्ती होना चाहिए, क्योंकि आज का जो जमाना है, जमाने में हर एक लड़की को भी एक लड़के की तरह अहमियत दी जाती है। एक लड़की को फौज की नौकरी भी संभाल सकती है। लड़की के द्वारा हर काम किया जाना चाहिए जो एक लड़की के द्वारा होता है। एक लड़की को फौज में जाना चाहिए, फौज में जाने की खुली छूट होनी चाहिए। आजकल तो इंडियन आर्मी में लड़कियों के लिए भी सीटें हैं, तथा अब तो सैनिक स्कूलों में भी लड़कियों के लिए 6 सीटें दे दी गई हैं, तथा जिसमें अब अनेकों लड़कियां भी सैनिक स्कूल में जाकर अपने आर्मी की पढ़ाई कर सकती हैं। इसी के साथ लड़कियों को फौज में भर्ती होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर प्रस्तुति ईधान जी। नताशा ने भी बोला, अच्छा बोला दोनों लोगों ने। नताशा जी ने विपक्ष में बोला, अपने पक्ष में बोला। और आर्मी में यही नहीं कि आप जाकर के सीमा पर युद्ध करें, आर्मी में तमाम सेवाएं हैं, जैसे मेडिकल सेवाएं हैं, नर्सिंग सेवाएं हैं, बहुत सारी सेवाएं। और आज लड़कियां लड़कों के बराबर हैं, वो सारा काम कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। तो वो फ्रंट पर भी जाकर के लड़ाई लड़ सकती हैं और उसी बहादुरी का परिचय दे सकती हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है।
तो आप दोनों को बहुत बहुत मैं हार्दिक बधाई देता हूँ प्रयास करने के लिए। और अभी तो सरकार ने खोल दिया है कि लड़कियों को भी, लड़कियां आर्मी में भर्ती हो सकती हैं। पहले भी लड़कियां भर्ती हो रही थी, और लेकिन मेडिकल और नर्सिंग वगैरह के उधर के कामों में ज्यादा रहती थी। और अभी तो उनकी ड्यूटी भी लगती है आर्मी में, एक आर्मी के सोल्जर की तरह, और अपनी ट्रेनिंग लेकर के अपना काम करती। आज हमारे जिन प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, एक से एक अच्छे सुंदर अच्छे टॉपिक्स है। उनमें था भूत के बारे में। अब भूत के बारे में यह है कि भूत हमें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, भूत होता भी है कि नहीं होता। तो बहुत अच्छा बोली सृष्टि आर्या ने, जो बताया कि ये हमारी जो फिल्में हैं, टीवी सीरियल्स हैं, कहानियां हैं, इनमें सब में भूत के बारे में बहुत वर्णन मिलता है, और वर्णन सारा का सारा निराधार होता है, काल्पनिक होता है। भूत माने जो समाप्त हो गया। 3 काल होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो पास्ट से बीत गया वो बीत गया। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। भूत भय का नाम है। लेकिन हनुमान चालीसा में एक जगह लिखा हुआ है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। और हनुमान चालीसा सबसे लोकप्रिय चालीसा है, जिसका कि जिसको अपने लोग अपने पास रखते हैं और जिसका प्रतिदिन पाठ करते हैं। और उसमें विश्वास रखने वालों को, अनेक लोगों को, अनेक साधु संतों को बड़ी बड़ी सिद्धियां भी प्राप्त हो गई। और मैंने बहुत नजदीक से उनको देखा है। उनमें से नीम करौली बाबा हैं जो उत्तराखंड के हैं, वो भी हनुमान चालीसा में उनकी बड़ी जबरदस्त आस्था थी, उनका आश्रम भी है। तो ये चीजें हैं। भूत प्रेत तो कुछ नहीं होते हैं, मानना भी नहीं चाहिए। और कहते हैं भूत अंधेरे में रहते, और बच्चे इसलिए डरने लगते हैं। बच्चों को चुप कराने के लिए माता पिता डराते भी हैं, और लोग डराते भी हैं कि देखो भाई तुम्हें भूत आ जाएगा पकड़, अंधेरे में भूत रहता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है। जब आप बड़े होते हैं, तर्कशील होते हैं। आज विज्ञान का युग, आज हम चांद पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, अंतरिक्ष की सैर कर रहे हैं, और आज भूत प्रेत ये सब कुछ नहीं, सब पुरानी धारणाएं। तो इस तरह के बहुत सारे विषय आए, और जो हमारी तर्कशीलता, हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को परखते हैं। तो बच्चों ने अपने विवेक के हिसाब से बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी हैं, और आगे भी महीने में लगभग एक वाद विवाद कार्यशाला होती है, आगे भी अच्छी प्रस्तुति देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज के हमारे विशेष मुख्य अतिथि श्री गोपाल सिंह मेहरा जी हैं, जो प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु मंदिर अल्मोड़ा में हैं। और आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, और अभी भी बने हुए हमारे कार्यक्रम के बीच में। और किरौला जी के कार्यक्रमों की सराहना की, और बताया किरौला जी से उनकी मुलाकात कहाँ हुई, वो कैसे जुड़े। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का मानना है कि हम स्वाध्याय से ही आगे बढ़ सकते हैं। एक अनुशासित जीवन जिए, और सतत अध्ययन करते रहें, स्वाध्याय करते रहें, अच्छी चीजें पढ़ते रहें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। उन्होंने बताया कि बच्चों के बड़े दोस्त हैं, हिलमिल कर रहते हैं, और बच्चों से उनको बड़ा प्यार है। और उन्होंने अपना अनुभव भी साझा किया, कैसे एक यात्रा में अकेले पड़ गए और कैसे वहां पर वो बच्चों के साथ वो रहे। लेकिन उनकी हिम्मत देखिए, साहस देखिए कि एक के बाद एक बस मिलती गई, और अंततोगत्वा अपने वो गंतव्य पर पहुंच गए। तो घबराना नहीं चाहिए। कभी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, आप धैर्य रखिए, और अगर आपके पास धैर्य है तो आप निश्चित रूप से परिस्थिति का, कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर लें। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने भी बताया कि अपनी दिनचर्या आप सेट कर लें, दिनचर्या के हिसाब से काम करें तो आपको आसानी होगी। मगर पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें, अनुशासन की ओर बढ़ते रहें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं, और हमें
अपना प्रेरणादायी उद्बोधन दिया, अपने अनुभव सुनाया और उन्होंने अपना एक बड़ा सुंदर गीत सुनाया जो स्वरचित था, सच्चा वीर बना दे माँ। इस गीत का सस्वर पाठ किया आदरणीय, बहुत सुंदर गीत। मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ मुख्य अतिथि महोदय को, उनके समय दान के लिए, उनके सुंदर गीत के लिए, उनके प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार महोदय। और मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वत जी नित्य प्रति जुड़ते हैं और उन्होंने बताया कि भाई ये तो कार्यशाला जो है त्वरित विषय पर कार्यशाला है, वाद विवाद की कार्यशाला, और इसमें वही बच्चे सफलता पाते हैं जो पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें भी पढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान की भी जानकारी रखते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और ये बताया कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप में आप भाग जरूर लेते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और ये कार्यशालाएं बहुआयामी कार्यशालाएं हैं। और एक दिन मैं गणना कर रहा था विषयों की, तो 36 से अधिक विषयों पर विधाओं में ये कार्यशालाएं होती आ रही। मगर एक चीज उन्होंने ये कही कि भाई हम जब बोलें तो अपनी बातों को दोहराएं नहीं, दोहराव से बचें, निरंतर अभ्यास करते रहें कि हम जो बोलें एक बार बोलें, बार बार उस चीज को दोहराएं नहीं, क्योंकि दोहराने से लगता है कि हमारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। आदरणीय सरस्वती जी का ये जीवन का मंत्र है कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें व्यसनमुक्त जीवन जीना है और समाज को एक आदर्श समाज बनाना है, एक सचरित्र व्यक्तियों से निर्मित समाज ले आना है सबके सामने। आदरणीय सरस्वती जी के इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से शिक्षा विभाग में, खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने चैट बॉक्स का जिम्मा संभाल रखा है। उनकी सुंदर सुंदर टिप्पणियां आती रहती हैं और बच्चों को उत्साहवर्धन करती हैं। आज भी उनकी टिप्पणी आ रही। मैं आदरणीय नेगी जी के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और मित्रों, इन कार्यक्रमों से 16-17 देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उसमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जम्मू से, आदरणीय गंगा आर्या मैडम बेरीनाग पिथौरागढ़, आदरणीय बलजिंदर कौर मैडम, आदरणीय विनोद आर्या जी झांसी जी, आदरणीय ब्रिजमोहन जोशी जी, आदरणीय रेखा वर्मा मैडम, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय श्रीमती गीता जोशी मैडम, आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला वर्मा मैडम, आदरणीय शिशबाला श्रीवास्तव मैडम रायबरेली से, आदरणीय सूरी भारती मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाली अनेक विद्वान शिक्षक और विदुषी शिक्षक। इन कार्यक्रमों में केरल, असम, उड़ीसा, सिक्किम, जम्मू और महाराष्ट्र और गुजरात, लगभग देश के कोने कोने से प्रतिभाग करते हैं, लोग जुड़ते हैं। प्रतिभाग न भी करें तो लोग जुड़ते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए जुड़ते हैं। मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपके जुड़ने से हमें नई ऊर्जा मिलती है, हमारे कार्यक्रमों को नई गति मिलती है, नई गरिमा मिल जाती है, हम ऊर्जासित हो जाते हैं और आनंद मग्न हो जाते हैं। आपके सहयोग से, आपके जुड़ाव से हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और आज भी अभिभावक जुड़े हुए हैं और जुड़ करके वो एक बच्चों को उन्होंने प्रेरित करते हैं कि भाई आकर के अपने विषय पर बोलें। विषय का तो पता नहीं होता है, लेकिन इसका बच्चों के लिए बड़ा ये है कि घर में अभ्यास अगर करें, कोई 15-20 विषय ले लें, उसके पक्ष विपक्ष दोनों में बोलना शुरू करें। ये तो अभ्यास से आता है। आप बोलना शुरू करेंगे तो अभ्यास हो जाएगा, तो आप निश्चित रूप से बोल जाएंगे। तो कुछ लोगों में तो ये जन्मजात प्रतिभा होती है,
कुछ को इस प्रतिभा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है और कुछ को बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है। तीनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन कामयाबी सबको मिलती है और सबसे ज्यादा कामयाबी उसको मिलती है जो निरंतर प्रयास करता रहता है अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, अच्छे से अच्छा बोलने के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए। तो अभिभावकों को के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। वह सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है इन कार्यक्रमों की। और आज देखिए 615वां कार्यक्रम है, हम 700 की सीमा रेखा की ओर बढ़ रहे हैं। और अंत में इन कार्यक्रमों की सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सा जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं और सूची फाइनल करते हैं। और बच्चों से कौन संचालन करेगा, कौन दक्षता करेगा, बातचीत भी करते हैं, उनको सुझाव भी देते हैं। तो अब देखिए बच्चों का भी उनको बहुत लगाव है, बच्चे उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चे उनको अपना दोस्त समझते हैं, बहुत सारी चीजें पूछते हैं बच्चे। लेकिन ये बात जरूर है कि आदरणीय किरोला जी अनुशासन में रखते हैं कि भाई हमने जब सूची डाली तो आपकी सहमति एक नियत समय में आनी आवश्यक है। अगर वो आ जाती है, जिसकी पहले आ जाती है उसको पहले ले लेते हैं, और जो नहीं डाल पाता है फिर उसका नंबर चला जाता है। तो आप अनुशासित रहें, सजग रहें और सबका नंबर आएगा, निश्चित रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं किरोला जी के प्रयासों को कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रहे श्री विधान जोशी जी को सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रिय धान जी। जी धन्यवाद सर, आपने भी हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मुस्ताकिन शेख जी, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका विषय है हमें लेख सुंदर नहीं बनानी चाहिए। इस विषय पर आपको पक्ष में अपनी बात रखनी है। फिर से एक बार बोलिएगा। जी हमें उनका विषय है स्कूल में प्रतिदिन होमवर्क मिलना चाहिए। हाँ पूरा पढ़िए उसको। सभी को मेरा प्रणाम और मेरा विषय है, सर फिर से एक बार बोलिएगा। ईधान जी उनका विषय बोलिएगा। स्कूल से प्रतिदिन होमवर्क मिलना चाहिए। हाँ, मेरा विषय है स्कूल में प्रतिदिन होमवर्क मिलना चाहिए और इस विषय में मुझे पक्ष में बोलना है। और स्कूल में प्रतिदिन होमवर्क देने से क्या होता है, हमारा जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाता है। और प्रतिदिन होमवर्क दिया जाए तो हम प्रतिदिन होमवर्क दिया जाए तो हमारा जो सब्जेक्ट है, हम सब सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा होमवर्क करके ऐसे थोड़ा सा पढ़ के सब कंप्लीट कर सकते हैं सब। क्योंकि हम एक ही विषय में लगे रहे तो उसमें मन नहीं टिकेगा। और साइंस भी ये कहता है कि थोड़ा सा करके सभी विषय को पढ़ना चाहिए। तो उसको लक्ष्य में रखते हुए हम देखें तो स्कूल में प्रतिदिन होमवर्क दिया जाए तो हमें सब सब्जेक्ट को करने में भी आसानी होगी। और जब हमारा परीक्षा आएगा तो हमें परीक्षा के लिए डर नहीं रहेगा कि परीक्षा आ गया है, क्या करूं मैं, अब क्या करूं, वो सब भावना नहीं आएगा। हम अच्छे से परीक्षा दे पाएंगे क्योंकि हमने होमवर्क भी करा है, अच्छे से पढ़ा भी है, तो हम ठीक से परीक्षा भी दे पाएंगे, मन में डर भी नहीं रहेगा और अच्छे से परीक्षा देंगे और अच्छे मार्क्स भी आ सकेगा। और हम जब होमवर्क करेंगे तो होमवर्क में हमारा मन लगा रहेगा। तो सभी सब्जेक्ट का जो होमवर्क है वो पहले हमें थोड़ा साइंस का होमवर्क कर लिया, उसके बाद ऐसे करके जितने भी होमवर्क है सभी कर लिए। उसके बाद
जैसे ही सभी होमवर्क करने के बाद हम जब उसके बाद परीक्षा में बैठेंगे तो निर्भय होकर परीक्षा देंगे हम। हमारा कोई भी निश्चिंत मन से हम परीक्षा दे सकेंगे। और कुछ बोलने में असुविधा हुई, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मैं आसाम से हूँ तो क्षमा कीजिएगा। आज मैं इतना ही बोलकर अपने बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ विकास पांडे जी। उनका पूरा नाम, स्कूल नाम बोलिए, पूरा कक्षा। विकास पांडे तथा कक्षा 11 से आप हमारे बीच उपस्थित हैं। आपको स्कूल से प्रतिदिन होमवर्क मिलना चाहिए विषय पर विपक्ष पर अपनी बात रखनी है। दोस्त, उनका विषय लिखा हुआ है 13 नंबर पर। उनका विषय देखें 13 नंबर पर। बहुत छोटे बच्चों को मोबाइल खेलने के लिए देना चाहिए। विकास पांडे जी, बच्चों को मोबाइल खेलने के लिए देना चाहिए। मुझे पक्ष में बोलना है, विपक्ष में? विपक्ष में बोलना है। नमस्कार, मैं कक्षा 11 से विकास पांडे आज आप सभी के सामने विपक्ष में कुछ बोलना चाह रहा हूँ। मेरा टॉपिक है कि छोटे बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल देना चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। खेलने के लिए दिया जाएगा तो वह पूरा दिन उसी में लगे रहेंगे, वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे। खेलना है तो उन्हें बाहर खेलने के लिए कुछ करना चाहिए। इससे ध्यान भी बढ़ेगा, अगर मोबाइल से ही बाहर की चीजें नहीं सीख पाएंगे। केवल मोबाइल चलाने से उनका दिमाग एक सीमा में ही रह जाएगा। और अगर वह बाहर खेलकूद करेंगे तो इससे उनका शरीर भी बलवान होगा और साथ ही वह अलग अलग चीजें भी सीख पाएंगे। इसके अलावा मोबाइल का इस्तेमाल उनकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। इससे उनकी आंखों पर भी गलत असर पड़ता है और इससे बच्चे मोबाइल में गलत चीजें भी सीखते हैं और बाहर की गलत दुनिया से जुड़ने का यह एक और मार्ग भी पैदा कर देता है। धन्यवाद। मैं यही अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति अच्छी रही। अब मैं श्रीमान अशोक कुमार नेगी सर, प्रवक्ता डाइट खंडवा मध्य प्रदेश से आपका मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सिद्धांत भैया, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। आ रही आवाज तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आपको आज के कुशल संचालन की ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, टोकरी भर भर के शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जो है बाल प्रहरी मंच पर जो मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय सरस्वती शिशु मंदिर से, मेहरा जी, आपका बहुत अभिनंदन। और आपके जो कार्य हैं बच्चों के प्रति 1999 से लेकर आज तक आप जो निरंतर कार्य कर रहे हैं और आपकी उत्कट जो अभिलाषा है बच्चों के प्रति स्नेह की, आपका जो बच्चों के प्रति प्रेम है और बच्चों के लिए, भैया बहनों के लिए जो आप अपना अवदान कर रहे हैं, शिशु मंदिर की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही हर्ष का विषय है। आपको इस सुंदर प्रयास के लिए मैं
बहुत सारी बधाइयां देता हूं। आप इसी तरह निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान अर्जित करें। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। बाल पहरी मंच पर आज बाल साहित्य संस्थान जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाल प्रहरी मंच पर निरंतर चलने वाली जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों में आज की जो गतिविधि है वो है 615वां ऑनलाइन कार्यक्रम वाद विवाद कार्यशाला के रूप में आदरणीय उदय किरोला जी के करकमलों से। और इस सुंदर आयोजना का विशिष्ट आतिथ्य स्वीकार करने वाली हमारी बहुत ही होनहार व्याख्याता, व्याख्यान बहुत बढ़िया देती हैं, कुमारी सृष्टि आर्य जी, जो ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश से जुड़ती हैं, कक्षा 7 के विद्यार्थी। आपका बहुत अभिनंदन। और आपने आज अपनी बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी। अंधविश्वासों को और भूत को केंद्रित करते हुए आपने जो अपनी बात रखी और विपक्ष में आपने अपना सुंदर प्रस्तुतिकरण दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बधाइयां दोस्त आपको। इसी तरह से अंशदीप कौर जी ने नानक मत्ता से इसके पक्ष में अपनी बात रखी, बहुत बढ़िया, बहुत बधाइयां दोस्तों। आज के कार्यक्रम में बाल मंडल की अध्यक्षता करने वाले हमारे जो दोस्त हैं, नताशा जी हैं, इदांत जी उनके साथ में हैं, प्रिंस भैया हैं, पुष्पलता जी हैं, अंशिका जी हैं, मुस्तकिन शेख जी हैं, जागृति बुटोला जी हैं, हरमनदीप कौर जी हैं, पूजा पांडे जी हैं, मंत्रिता शर्मा जी हैं, अर्जुन जी और भावना जी हैं, राहुल जी, सुमित जी, विकास जी और नितिन पाठक जी। दोस्तों, वाद विवाद कार्यशाला में जो वाद विवाद शब्द है, वैसे तो वाद विवाद जो लड़ाई झगड़े के लिए प्रयोग में आता है, इस्तेमाल होता है कि हमें किसी के विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हर पक्ष के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर वस्तु के उपयोग के कम से कम दो स्वरूप दिखाई देते हैं। जब आप किसी विषय वस्तु के पक्ष में बात रखते हैं तो उस विषय वस्तु का आप परिचय दें, उसका इंट्रोडक्शन दें, उसका महत्व बताएं। जब आप पक्ष में बोल रहे हैं तो आपको उस विषय वस्तु को विस्तार देना पड़ता है। अभी मैं राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता में भी शामिल हुआ था और उसमें मैंने देखा कि बच्चे जो हैं, जो अपनी प्रस्तुतियां देते हैं, तो उन प्रस्तुतियों में यदि कोई शुरुआत कर रहा होता है तो उस शुरुआत में चूंकि जो ऑडियंस होते हैं उसको नहीं मालूम है कि आप उसमें अपनी क्या अपना आपका नॉलेज क्या है, आप अपनी क्या ज्ञान की और जानकारी की बातें साझा कर रहे हैं। तो जब कभी भी वाद विवाद में आपको मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तो आप उस विषय वस्तु को विस्तार दें, पहले उसको डिफाइन करें, उसके बाद में उसका महत्व है, उसकी उपयोगिता है, और यदि आपको उसका पक्ष का महत्वपूर्ण हिस्सा बताना है तो उसकी उपयोगिता बताएं, जीवन में उसकी गुण को बताएं, उसकी विशेषताएं बताएं, उसका चरित्र चित्रण करें। इसी तरह से जब उस पक्ष को आप उसके विरोध में जब बोलने लग जाते हैं, विपक्ष में जब आप आते हैं, विपक्ष में आ रहे हैं इसका मतलब जिन जिन बातों को पक्ष के साथी ने कहा है उन बातों को आपको नोट करना है। यदि किसी ने कहा है कि भूत होते हैं, तो भूत होते हैं तो यदि उसके केवल बोल देने से नहीं होगा, उसका लॉजिक होना चाहिए उसके पास में। क्योंकि मैंने जैसा कि सृष्टि जी ने बताया कि अमुक फिल्मों में, अमुक पटकथाओं में और उसके रिसर्चेस में, तो इसके तथ्यात्मक जानकारी हमारे पास होना चाहिए, उसके तर्क संगत उत्तर हमारे पास होना चाहिए। हम किसी भी विषय वस्तु को हवा में नहीं बोल सकते। अब आप बड़े हो रहे हैं, आप 8वीं कक्षा के स्तर की यदि बात कर रहे हैं तो आपके पास में कुछ तर्क मौजूद होना चाहिए। तो जो भी विषय वस्तु आप तैयार करते हैं उनकी चीजों को, उनके पॉइंट्स को नोट करें, और आपको बहुत ज्यादा लंबा समय देने की जरूरत नहीं है। जैसे आदरणीय आकाश सर ने कहा कि आपकी चीजों में, आपकी विषय वस्तु में दोहराव नहीं होना चाहिए। दोहराव होने से, जैसा आदरणीय श्यामपल पांडे सर ने कहा कि आपके पास कहने को कुछ नहीं बचता है, तो दोहराव हो रहा है मतलब आपके पास में खत्म हो गया है विषय। इसका मतलब आपको अपने विषय को आप कम बोलें लेकिन मजबूती से बात रखें, आप तार्किक बातों को उसमें शामिल करें, विश्लेषणात्मक चीजों को शामिल करें। और विपक्ष में बोल रहे हैं तो उन चीजों को काटने के लिए आपके पास में लॉजिक होना चाहिए कि नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं भाई?
क्योंकि हमने कभी देखा नहीं, हमने कभी जाना नहीं, हमने कभी समझा नहीं। तो हर सिक्के के दो पहलू हमें नजर आते हैं, एक अच्छा है और एक बुरा है। हमको कई बार मौका मिलता है कि बुरी चीज के पक्ष में हमको बात रखनी है, पक्ष में बात रखनी है। जैसे अब होली के रंग की बात है तो होली के रंग हमें बाजार से नहीं खरीदना चाहिए। इसके विपक्ष में भी बात आपने रखी तो बहुत बढ़िया बात रखी कि यदि हम नहीं खरीदेंगे तो वो जो रोजगार कर रहे हैं उनका क्या होगा भाई? वो तो हमारे लिए बैठे हैं ना रंग बेचने के लिए। रंग खरीदे, लेकिन हमको रंग जो है, जो प्रकृति के फूलों से बनने वाले रंग है, हम उनका प्रयोग करें। रंग का बहुत बड़ा व्यापार जुड़ है, उससे लोगों का पेट जुड़ा हुआ है, रोजगार जुड़ा हुआ है, व्यवसाय है। तो दोस्तों जो भी विषय हमें मिलते हैं वो सारे के सारे विषय आदरणीय उदय किरोला जी बहुत महत्वपूर्ण विषय रखते हैं और उन विषयों का कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि वो जब विषय बनाते हैं तो विषय ऐसे चलते फिरते नहीं बना लेते हैं, वो हर विषय को उसको नोट करते हैं, नोट करने के बाद उस पर राय मशविरा करते हैं, उसके बाद में उसको फिर फाइनल किया जाता है कि बच्चों के स्तर के अनुरूप वो विषय है भी कि नहीं है, कि ऐसे हमने जबरदस्ती दे दिया है। तो इन चीजों को जब उदय किरोला जी विषय को लेके आते हैं तो बहुत बढ़िया चीजों को सामने रखते हैं और इन विषयों से न केवल बच्चों का ज्ञानवर्धन होता है, अभी तो जितने लोग जुड़ते हैं, मेरा तो रोज ही ज्ञानवर्धन होता है, नई चीजें पता लगती हैं। जैसे कि अभी पिछला जो मुख्य अतिथि थे उन्होंने बात रखी थी कि दून विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको गोबर लीपना कैसे है ये उनकी जानकारी है, कंडे कैसे थापते हैं उनकी जानकारी है, चूल्हे पे खाना कैसे पकाते हैं उनकी तो वहां पे उनका ट्रेनिंग का पोर्शन है, मुझे नहीं मालूम था। तो वाद विवाद की कार्यशाला के साथ में भी हमें बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। आज के विषय देखें कितने महत्वपूर्ण विषय आदरणीय उदय किरोला सर ने रखे हुए हैं कि घर के नजदीक जंगल में आग बुझाने बच्चों को भी जाना चाहिए। इसके पक्ष और विपक्ष में जो बातें आती हैं, मंत्रिता जी ने जो बातें रखी, पूजा जी ने जो बातें रखी, फिर घर के काम केवल लड़कियों को ही करने चाहिए, तो इसके पक्ष में यदि कोई व्यक्ति है, भावना जी ने पक्ष में यदि बात रखी तो उन्होंने उसको रखा कि जरूरी है कि नहीं है करना। विपक्ष में तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत छोटे बच्चों को मोबाइल खेलने के लिए देना चाहिए, पक्ष और विपक्ष। इसमें हमारे मुख्य अतिथि जी ने, आदरणीय मेहरा जी ने भी अपनी बात को साझा किया। तो जितने भी विषय हमें मिले हैं सब सामाजिक विषय हैं, सबका हमारे जीवन से सीधे सीधे सरोकार है, सीधे सीधे जुड़ते हैं। फिर आज के कार्यक्रम में हमको डर से बचने के लिए एक विश्वास पैदा करने की बात हनुमान चालीसा के माध्यम से आती है। आदरणीय श्याम पलट पांडे जी ने भी बताया, नीम करोली बाबा जो है उन्होंने अपना विश्वास, उनकी आस्था हनुमान चालीसा पे व्यक्त की। आदरणीय मेहरा जी ने भी इस बात को पुख्ता किया। तो हम किसी भी ईश्वर को मानने वाले हैं, हम किसी भी देवी देवता को पूजते हैं, उनके प्रति हमारी आस्था ही हमको मजबूती प्रदान करती है। और जब हम किसी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं इसका मतलब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हम किसी भी को भी अपने ध्यान के लिए, अपने मनन के लिए, अपने चिंतन के लिए इन चीजों को देखें। तो दोस्तों आज की जो कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण कार्यशाला थी। इस कार्यशाला में जितने भी साथी जुड़े हैं, हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शकों में आदरणीय आकाश सारस्वत जी, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, आपकी उपस्थिति से पूरा मंच ऊर्जा में होता है। मैं आपको कोटि से अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज के कार्यक्रम में हम सभी को एक सूत्रता में बांधे रखने वाले आदरणीय उदय किरोला जी को अनंत कोटि कोटि अभिनंदन, वंदन और आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, साधुवाद प्रेषित करता हूं। आज के कार्यक्रम में जितने भी अभिभावक जुड़े हैं, शिक्षा जगत के साथी जुड़े हुए, साहित्य सर्जक जुड़े हुए, साहित्य साधक जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं। चैट बॉक्स में जितने भी साथियों ने बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए जो टिप्पणियां दी हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, शुभरात्रि कहते हुए, इस मंच को नमन करते हुए, आज के कार्यक्रम में इधांत जी का जो सुंदर संचालन है, और संचालन क्या होता है, वाद विवाद में संचालन को सूत्रधार कहा जाता है। जो पटल पे आता है और एक एक व्यक्ति को आमंत्रित करता है तो वो एक कोऑर्डिनेटर हो जाता है, वो संचालक।
तो एक समन्वय का काम करने वाला व्यक्ति होता है। तो मैं आज के कार्यक्रम का सुंदर संचालन करने वाले हमारे बाल मंडल के दोस्त इदांत जोशी जी को बहुत सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और शुभ रात्रि के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत आभार, शुभ रात्रि। आप सभी को शुभ रात्रि। हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। अब मैं मंच सौंपता हूँ श्रीमान उदय किरोला जी को। जी इदांत जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने बहुत सुंदर संचालन किया। मैं सोचता हूँ कुछ साथी और जुड़ गए हैं। क्या अंशिका जी जुड़ चुकी हैं क्या? अंशिका जी रायबरेली से कोई साथी जिनका नाम सूची में हो, जुड़ चुके हो तो मैं आमंत्रित करता हूँ। कोई भी साथी जिनका नाम सूची में है। हाँ मैं उपस्थित हूँ। नाम बताइएगा। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अंशिका है। हाँ जी अंशिका जी, आपका स्वागत है। आपका विषय है लड़कियां कमजोर होती हैं, उनकी मदद की जानी चाहिए। आपको इसके विपक्ष में बोलना है। लड़कियां कमजोर होती हैं, उनको मदद नहीं करनी चाहिए जी, क्योंकि लड़कियां घर का काम करती हैं। जी, उन्हें घर गृहस्थी का सम्मान करना चाहिए। बड़े जी अंशिका जी, चलिए धन्यवाद, आपने बोलने का प्रयास किया। मैं आपको और कोई साथी किसी का नाम सूची में है, अगर वो पहले नहीं जुड़ पाए हैं, जुड़ गए हो तो मैं उनका आमंत्रित करता हूँ। कोई भी साथी हो, किसी का नाम है मेरे को बताएं। जी मेरा नाम है। नाम बताएं। नाम बताएं। अर्जुन। हाँ अर्जुन जी, स्वागत है आपका। जी आपका स्वागत है अर्जुन जी, गैरसैंण चमोली से। आपका काम, आपका विषय है घर के काम केवल लड़कियों को ही करने चाहिए। घर के काम केवल लड़कियों को ही करना चाहिए। आपको इसके विपक्ष में बोलना है। घर के काम लड़कियों को केवल लड़कियों को करना चाहिए। आपके विपक्ष में बोलना है इसके। घर के काम लड़कियों को नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कम। जी, केवल लड़कियों को ही करना चाहिए, ऐसा है क्या? आप सोचते हैं लड़कों को भी करना चाहिए? अगर आप सोचते हैं तो बताइए। घर के काम लड़कों को भी करना चाहिए। हाँ। लड़कियां चलिए धन्यवाद। तो एक बार मैं पुनः आज के अपने मुख्य अतिथि माननीय श्री गोपाल सिंह मेहरा साहब, जो कि प्रधानाचार्य हैं सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देघाट में। सर, आपने बहुत अच्छा पूरा समय दिया। आप कल भी जुड़े थे और आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और कहीं न कहीं बच्चों को का मार्गदर्शन किया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सभी मित्रों का जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में मदद करी। और मैं अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि तुरंत दिए गए विषय पर आप सबने बहुत अच्छा बोला। और मैं अपने दोस्त इदांत जी का विशेष रूप से को बधाई देता हूं सुंदर संचालन के लिए। तो एक बार मैं पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए आप सबका स्वागत करता हूं बाल प्रहरी के इस आज के 615वें ऑनलाइन कार्यक्रम में, जिसका वाद विवाद कार्यशाला हमने दिया था। आप सबने इस कार्यक्रम को मदद करी। मैं
क्योंकि ये कार्यक्रम कहीं न कहीं यूट्यूब में भी जितने साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आपको लगता है कि कोई घर परिवार, स्कूल का कोई बच्चा भी इस कार्यक्रम में अच्छी प्रस्तुति दे सकता है, जुड़ सकता है, इस पटल को एक अपने अनुभव शेयर कर सकता है, तो आप प्लीज़ उनको ज़रूर जोड़िएगा। बस इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हों, मैं उनसे ये भी निवेदन करूँगा, इसको लाइक करके, सब्सक्राइब करके और इसको शेयर करके भी मदद करेंगे। तो अधिक न कहते हुए एक बार मैं पुनः कल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आयोजित परिचर्चा के लिए भी आप सबको आमंत्रित करता हूँ, उसका लिंक कल भेजेंगे। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि। आप सबका